वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स और ये है पार्ट 4। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो ऑर्डर के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हम पढ़ना शुरू करें। आज का टॉपिक ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो फर्स्ट आ जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस का यदि आपको ऑर्डर पता लगाना है या कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या हो, उस केमिकल रिएक्शंस का रेट लो होना चाहिए। और रेट लो ये इस तरह से लिखा जाता है। ये ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझ रखा है। कई बार रेट लो लिखा हुआ आता है, कई बार केवल रेट ही मेंशन किया हुआ आता है। यहां आएगा रेट कांस्टेंट, यहां कंसंट्रेशन जो भी उस केमिकल रिएक्शंस के रिएक्टेंट है या कई बार कैटेलिस्ट आ जाते हैं। रेयर केसेस में प्रोडक्ट भी आ सकता है। तो मैक्सिमम कंडीशंस में यहां कौन होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। कुछ एक रिएक्शंस में यहां कैटेलिस्ट आ सकता है और रेयर केमिकल रिएक्शंस में यहां प्रोडक्ट भी आ सकता है। यहां क्या है, पावर ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। यदि मैं ये है रेट लो, इस रेट लो में यदि मैं कंसंट्रेशंस ए और कंसंट्रेशंस बी की जो पावर है उनका सम कर दूं, यानी अल्फा प्लस बीटा कर दूं, तो ये जो वैल्यू आएगी इसे हम कहते हैं एन। और यही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। ऑर्डर में भी हम यहां क्या लिख दें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। ये है ऑर्डर। कैसे मीजर करते हैं, मीजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेट लो की इक्वेशंस होनी चाहिए। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन। रेट लो की डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस में क्या है, ये क्या है, रेट लो है। तो यहां क्या लिखो, सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस, molar concentration of all terms present in rate law expression, प्रेजेंट इन रेट लो एक्सप्रेशन। तो रेट लो एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स हैं, अब यहां मैंने रिएक्टेंट नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कभी कभार कैटेलिस्ट भी पॉसिबल है, रेयर केसेस में प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, ऑल टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट लो एक्सप्रेशन। तो ये रेट लो एक्सप्रेशन है, ये हो गई इनकी मोलर कंसंट्रेशंस और ये इनकी पावर हो गई। इनकी पावर का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर के इक्वल होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, रेट करके कोई रिएक्टेंट है ए, यहां पावर 1 है या पावर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब उसकी पावर 1 है। और बी के रेस्पेक्ट में इसका जो पावर है वो 2 है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान से समझना, बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 1, ए के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर 1 है। सेकंड क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू 2 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1 + 2 = 3 है। ये 3 लाइनें काम की है। कई बार क्वेश्चंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बच्चे को क्या लगता है कि ए यहां 2 केमिकल इक्वेशंस है और ए में उसका ऑर्डर 1 है और बी के रेस्पेक्ट में उसका ऑर्डर 2 है। तो बच्चा गलती क्या करता है, इस लैंग्वेज को वो ऐसे लिखता है, फिर रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1, फिर एक और वो रेट लो लिख देता है, रेट इक्वल्स टू के बी की पावर 2। ये गलत है। एक ही केमिकल रिएक्शंस है और उसी में ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। टोटल ओवरऑल रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो क्या है, यहां पर 3 है। तो ये इस तरह से मेंशंस होती है। अब ऑर्डर कौन कौन से पॉसिबल है, ये तो हमने ऑर्डर निकाल लिया है। यहां जो अल्फा और बीटा है इनका जो सम है
जिसे हम स्मॉल एन कहते हैं। तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? स्मॉल एन की वैल्यू 0 हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो नॉर्मली 4 से ज्यादा ऑर्डर नहीं होता, 4 या 3 से ज्यादा ऑर्डर बहुत रेयर होता है। अब हम आते हैं एन की वैल्यू 0 हो, उस कंडीशंस में उस केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। एन की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, एन की वैल्यू 2 है तो सेकंड ऑर्डर। तो अब हम कहां चलते हैं? अब एन की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है उसके बेसिस पर और कुछ चीजें और। तो फर्स्ट चीज क्या है, ये याद रखना, स्टार लगा के लिख रहा हूं, रेट लो एक्सप्रेशन इज ओनली written by एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये ध्यान रखना, और measured by एक्सपेरिमेंट। रेट लो को हम इक्वेशंस को देखकर नहीं लिख सकते। रेट लो हमेशा कैसे मेजर होता है? एक्सपेरिमेंट से मेजर होता है। सेकंड हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा, यदि कोई तीसरा रिएक्टेंट भी है तो वहां हो जाएगा गामा। यह है एन, और एन की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 हो सकती है, एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 पॉसिबल है, और 3 तक पॉसिबल है। 4 बहुत रेयर होगी, हो सकती है। अब यदि किसी में n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम उसे क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। यदि n की वैल्यू 1 है तो हम उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। 2 है तो सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। 1/2 है तो हम क्या कहेंगे? हाफ ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। 3/2 है तो 1.5 या 1.5 ऑर्डर, और क्या कह सकता हूं? 3/2 ऑर्डर, और 3 है तो थर्ड ऑर्डर। ये क्या है हमारे पास? किसी भी केमिकल रिएक्शंस के जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो ये हो सकते हैं। अब आपके सामने क्या आ रही है? एक शीट आ रही है। इस शीट में देखें, सबसे पहले 0 ऑर्डर के एग्जाम्पल होंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर के होंगे। तो यहां इस शीट को ऑब्जर्व करें बच्चों, आप लोग शीट में देखें 0 ऑर्डर के जो एग्जाम्पल हैं। ध्यान रखना, अमोनिया का जो डीकंपोजिशन है, ध्यान रखना, इसमें याद रखना है कि ये प्लेटिनम की सरफेस पर है। प्लेटिनम नहीं होगा तो ये डीकंपोजिशन 0 ऑर्डर का नहीं होगा। तो आपको कंडीशंस स्पेसिफिक याद रखनी है। अब तो फर्स्ट एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन ए प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। तो ये हमारे पास कौन सा है? 0 ऑर्डर का है। इसका जो रेट लो होगा वो होगा रेट इक्वल्स टू के। अमोनिया की जो पावर है वो 0 आएगी, और हमें मालूम है कि किसी की पावर 0 है तो 1 के इक्वल है। तो यहां रेट लो किसके इक्वल हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के। सेकंड एग्जांपल है इसी में थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ HI इन गोल्ड सरफेस। फिर काम का याद क्या रखना है? गोल्ड सरफेस। यदि आपने गोल्ड नहीं लिखा तो यही रिएक्शंस सेकंड ऑर्डर की हो सकती है। आगे एग्जांपल आएगा। तो क्या है? HI का डीकंपोजिशन करना, हमें थर्मल डीकंपोजिशन है, गोल्ड सरफेस पर है, ये भी 0 ऑर्डर की रिएक्शंस है। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए? 0 ऑर्डर के हो गए। अब देखें सेकंड जो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल है। तो फर्स्ट ऑर्डर में पहला एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। रेट लो चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें जो अमोनियम नाइट्राइट है उसकी पावर 1 है। सेकंड एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का जो डीकंपोजिशन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर का है। डीकंपोजिशन ऑफ SO2Cl2 का नाम क्या है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड है ये। तो इसका जो डीकंपोजिशन है वो भी कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर का है। इसका भी रेट लो चेक करें, SO2Cl2 की पावर 1 है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन, अब यहां यदि हम लोग चेक करें लॉ ऑफ मास एक्शंस को चेक करें और रेट लॉ को कंपेयर करें जो इसके ठीक पहले वाले वीडियो में था, तो यहां हाइड्रोजन तो है लेकिन हाइड्रोजन रेट लॉ में नहीं आ रहा है। यानी इस रिएक्शंस की जो
रेट है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, मीथेन की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रही है, उसकी पावर क्या है 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल में आए क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यहां इसके रेट लो को चेक करें, इसके रेट लो में N2O की पावर 1 है, जबकि इसकी जो केमिकल इक्वेशन है यहां जो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो 2 है। तो फिर ये एक और क्या हमें शो करता है कि लॉ ऑफ मास एक्शंस अलग है और रेट लो अलग है। अगला एग्जांपल 6 नंबर है डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का थर्मल डीकंपोजिशन जब होता है तब नाइट्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। इसका रेट लो चेक कर लें, N2O की पावर 1 है। लास्ट एग्जांपल है जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके की रिएक्शंस है जिसमें बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास ज्यादा होता है वो डीकंपोज हो जाते हैं या वो ब्रेक हो जाते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या पॉजिट्रॉन ये रिलीज करते हैं। और ये जितनी भी रिएक्शंस होती है रेडियो एक्टिव डीके की वो सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की है। ये आता है हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर के एग्जांपल्स में। सेकेंड ऑर्डर में देखें, फर्स्ट एग्जांपल है HI का डीकंपोजिशन। फिर याद करें, ठीक इसके पहले एक एग्जांपल आया था HI का डीकंपोजिशन ऑन गोल्ड सरफेस, वो 0 ऑर्डर का था, गोल्ड नहीं है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल है। सेकेंड देखें इथाइल एसीटेट का सेफोनिफिकेशंस, ये हमारे रिएक्शंस 10th में थी सोप के प्रिपरेशंस में। तो सेपोनिफिकेशंस किसका हो रहा है यहां पर, इथाइल एसीटेट का। तो ये रिएक्शंस भी कैसी है, सेकेंड ऑर्डर की है। इसका रेट लो चेक करें, समझ में आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशंस। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड की यदि ओजोन के साथ रिएक्शंस हो जाए तो ओजोन क्या है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये NO का क्या कर देगा, NO2 में ऑक्सीडेशन। ये भी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस का एग्जांपल है। अब आ जाते हैं हम थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस के एग्जांपल पर। फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस। तो ठीक इसके पहले था ओजोन में, ओजोन के साथ NO की रिएक्शंस होती है तो वो सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन यदि NO की रिएक्शंस O2 के साथ हो जाए तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल है। कैसे मालूम चलेगा सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, केवल और केवल रेट लो से, और रेट लो केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर मेजर होता है। थर्ड ऑर्डर का अगला एग्जांपल देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड की ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस है जहां NOBr बनता है, ये भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल है। अब कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहां ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल में है, फ्रैक्शंस में है। फर्स्ट एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन की जो रिएक्शंस होती है जहां HBr बनता है, इसमें हाइड्रोजन किसकी रेट लो में, हाइड्रोजन की पावर तो 1 है लेकिन ब्रोमीन की जो पावर है वो हाफ है। टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है कॉम्बिनेशंस बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Cl2, और इससे बनता क्या है कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2। ये फोर्जीन गैस भी हम इसे कहते हैं, और ये वही गैस है जो क्लोरोफॉर्म जब एयर से रिएक्शंस करता है सनलाइट की प्रेजेंस में तब यही गैस बनती है, और ये हाईली पॉइजनस गैस है। इसके रेट लो को चेक करोगे तो CO की पावर 2 है और Cl2 की पावर हाफ है। यदि इन सारे फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शंस को चेक करोगे तो एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शंस और रेट लो बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है। लास्ट इसका एग्जांपल हमारे पास है डिसोसिएशन ऑफ COCl2। COCl2 जब डीकंपोज होती है तो वो भी फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल है, चाहे COCl2 बने चाहे COCl2 डीकंपोज हो, दोनों केसेस में जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर है। तो आपने क्या देख लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स। अब मैं स्लाइड को वापस हटा रहा हूं। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग हमारे न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं कि ऑर्डर को लेके किस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल आता है, बहुत सिंपल आता है और बहुत आसान आता है। तो फर्स्ट आप देखें, फिर आपके बॉटम पे देखें एक छोटा सा एक क्वेश्चन आई है, एक स्लाइड सी आई है, उसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज लिखी हुई है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, ए रिएक्शंस इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। वही मैंने आपको समझाया था कि ये ए रिएक्शंस है, ए का मतलब ये एक रिएक्शंस है जिसमें
फर्स्ट ए के रेस्पेक्ट में उसका ऑर्डर 1 है और बी के रेस्पेक्ट में उसका ऑर्डर 2 है। अब फर्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस। फिर एक नई टर्म आई आपके पास, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस, इसी का नाम है रेट लो एक्सप्रेशंस का नाम ही क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस है। तो यहां आ जाते हैं हम लोग, क्या लिखें इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, 1 है। सेम लाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, 2 है। तो रेट लो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट ए की पावर 1 बी की पावर 2। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस। और ये हमने क्या लिख लिया, पहले क्वेश्चंस का आंसर आ गया। अगला, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ बी 3 टाइम्स। बी की कंसंट्रेशंस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो जो नया रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो क्या होगा। तो सेकंड इक्वेशन अब आएगी, ये हमारे पास इसकी रेट लो की इक्वेशंस हो गई। अब ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड में हमें क्या कह रहा है कि जो बी है वो कितना कर दिया जाए, 3b कर दिया जाए। बी को हम कितना कर दें, 3b। तो जो नया रेट आएगा वो क्या होगा, तो मैं इसको R2 कर देता हूं, ये इसे R1 मान लेते हैं। अब के का के ही है, ए की कंसंट्रेशंस को चेंज नहीं करी है, बी को कितना कर दिया है, 3b कर दिया है। पावर क्या है यहां पर, 2 है। सोल्व करने पे क्या आएगा, के 3 की पावर को आगे ले आओ तो 9 के, ए की पावर कुछ नहीं, बी की पावर 2। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। और यहां क्या है, R2 है। अब दोनों को कंपेयर करें, R2 और R1 को, तो इक्वेशंस 2 को 1 से डिवाइड कर दें, यानी इक्वेशंस 2 को किससे डिवाइड कर दें, इक्वेशंस 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा, ये ऊपर लिखेंगे तो यहां ऊपर क्या है, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इक्वल्स 2। अब इसको ऊपर लिखेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 2 सब कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर केवल क्या बचेगा, 9 बचेगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, R2 इक्वल्स टू 9R1। तो जो नई इक्वेशंस आएगी, जो नया रेट होगा वो R1 इनिशियल रेट का 9 टाइम्स होगा। 9 टाइम्स क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम्स। ये हो गया हमारे पास सेकंड का सॉल्यूशंस हो गया। समझ में आ गया ना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना है। बी को क्या कर दिया, 3b, तो बी को 3b करना है। इन पावर से छेड़खान नहीं करनी है, ये पावर चेंज नहीं होगी। 3b को 3b करने के बाद इसका स्क्वायर है तो ये 9 आगे ले आए। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है ट्राई करिए इसी के जैसी हो जाए ताकि ये सारे कैंसिल हो जाए, केवल 9 यहां पीछे रह जाए। इसी का थर्ड क्या है क्या, नहीं है। हाउ इज द रेट अफेक्टेड when the concentrations of both A and B are doubled। अब थर्ड क्या कह रहा है, A और B को, A को क्या कर दें, 2B कर दें, B को क्या कर दें, 2B कर दें। उस कंडीशन में जो R3 आएगा वो कैसा होगा, तो हम क्या काम करें, R3 की इक्वेशंस लिखें। अब के A को क्या कर दिया, 2A कर दिया, B को क्या कर दिया, 2B कर दिया। पावर यहां क्या है, 2 है, 2 और 2 यहां 4 हो जाएगा, 4 को बाहर लाओ तो यहां 8 हो जाएगा। तो 8 के ए की पावर 1 बी की पावर 2, ये इक्वेशंस हो गई हमारे पास थर्ड। और ये हो गया R3। अब हम क्या करें, R3 को किससे डिवाइड करें, R1 से। जनरली किसको ऊपर रखना चाहिए, उसको ऊपर रखें आज जहां आपको लगता है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो R3 अपॉन R1, तो R3 की वैल्यू ऊपर होगी यहां पर और यहां R1 होगा। तो क्या होगा, ये पूरी जो इक्वेशन है ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहां केवल क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, R3 इक्वल्स टू 8R1। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो एक सिंपल तरीका है। अब हम कहां चलते हैं, सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग इसके। सेकंड एग्जाम्पल में हम कहां जाते हैं, अब
सेकंड एग्जांपल में हम आ जाते हैं। देखें आपके बोर्ड के नीचे फिर एक स्ट्रिप आई है और यहां जो स्ट्रिप आई है ये थोड़ी सी अलग है। यहां क्या है कि द रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी रेट इक्वल्स टू, ये इक्वेशंस रेट लॉ की इक्वेशंस दे दी गई है। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शंस चेंज व्हेन फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज डबल्ड। अब यहां ए बी नहीं देके एक्चुअल रेट लो दे दिया है, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। सेकंड ये एग्जांपल है हमारा, रेट लो क्या गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, रेट लो इक्वल्स टू के NO2 माइनस की पावर 1 I माइनस की पावर 1 और हाइड्रोजन आयन की पावर 2, ये हमारा रेट लो है। अब इस रेट लो के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस क्या कर दें, डबल कर दें। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, R मान लेता हूं। तो अब सेकंड इक्वेशंस के लिए R1 लिखते हैं। R1 में क्या कह रहा है, K का K, NO2 माइनस में कोई चेंजेस नहीं किया, आयोडाइड की कंसंट्रेशंस में कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशंस डबल कर दी है। डबल का मतलब 4 को आगे ले आओ, 4 की NO2 माइनस आयोडाइड आयन और यहां 2 हाइड्रोजन आयन, ये इक्वेशंस हमारी 1 हो गई है। अब इस 1 में इसको मैं 2 लिख देता हूं, इसको 1 मेंशन कर देते हैं। अब क्या काम करें, इक्वेशंस 2 और इक्वेशन 1 का रेशियो निकाल लो। तो क्या होगा, यहां 4 है, बाकी सब सेम है, ये 2 नहीं आएगा। यहां 4 है, यहां बाकी यहां पावर में 2 आएगा। यहां सारा सब कुछ सेम है, केवल 4 अलग है, यहां 4 नहीं है, यहां 4 है। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 4। तो क्या हो जाएगा, जो नया रेट ऑफ रिएक्शंस आएगा वो इनिशियल का 4 टाइम्स होगा। द रेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अब ये तो हुआ इसका फर्स्ट। इसी का सेकंड देखें क्या कह रहा है, ये concentration of each of NO2 minus I minus and plus H plus are tripled। अब अगला कह रहा है कि इन तीनों की कंसंट्रेशंस को ट्रिपल कर दिया जाए, तो क्या होगा, सिंपल सा है। सेकंड एग्जांपल, अब क्या लिख देता हूं, R3 के तीनों की कंसंट्रेशंस को ट्रिपल, तो 3 क्या हो जाएगा, NO2 माइनस, 3 ही क्या हो जाएगा, आयोडाइड माइनस, और 3 ही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस। यहां पावर 2 है, अब इन सबको यदि यहां 3 है, पावर कुछ है नहीं तो 3, यहां भी 3 है, पावर कुछ है नहीं, 3 मल्टी 3 9, और यहां 9 मल्टी 9 81। तो 81 के नाइट्राइड की कंसंट्रेशंस, आयोडाइड की कंसंट्रेशंस और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस। अब ये इक्वेशन, इसको क्या मान ले हम लोग, इक्वेशन नंबर 3। तो R3 अपॉन R1 का रेशियो निकालें, तो ये सारी चीजें, ये सब कुछ सेम है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे केवल कौन बचने वाला हमारे पास है, अब यहां पर 81। तो क्या आया हमारे पास, R3 इक्वल्स टू 81 R1। जो नया रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो इनिशियल का 81 टाइम्स होगा। अब इसमें एक और लास्ट एग्जांपल इसका हमारे पास है, और वो है नहीं यहां पर, मैं जोड़ देता हूं, मैं यहीं पर जोड़ देता हूं, और वो है थर्ड क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डबल्ड। अब ये नहीं आ गई, वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया है, और हमें मालूम है जब वॉल्यूम का मतलब है हमने उसमें पानी मिला दिया है, और पानी मिला के यदि उसका हमने डाइल्यूशंस करके वॉल्यूम को डबल कर दिया है, तो जो कंसंट्रेशंस है वो हाफ हो जाती है। कि कंसंट्रेशंस क्या है, मोल पर लीटर। यदि मैं 1 लीटर से 2 लीटर कर दूं वाटर की सॉल्वेंट की क्वांटिटी, मोल उतने ही रखूं, तो कंसंट्रेशंस क्या हो जाएगी, जितनी थी पहले उसकी आधी हो जाएगी। ध्यान रखना, यदि वॉल्यूम को डबल कर दिया गया हो तो कंसंट्रेशंस क्या होगा, कंसंट्रेशन C/2 हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जहां ये रिएक्शंस हो रही है, जिस सॉल्यूशंस में हो रही है, वहां सभी के सभी आयंस हैं। तो जो ही आपने वाटर की कंसंट्रेशंस को डबल कर दिया,
वाटर के अमाउंट को डबल कर दिया है तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 4 क्या आएगी हमारे पास, K का K NO2 माइनस डिवाइडेड बाय 2, आयोडाइड माइनस डिवाइडेड बाय 2, हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय 2, इसकी पावर 2 है। सोल्व करने पे क्या होगा, यहां 1/2 1/2 1/4 और यहां पावर तो 1/4, यहां भी 1/4 1/16 के नाइट्राइट आयन की कंसंट्रेशन, आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो नया क्या है, R4 इक्वल्स टू 1/16 है। अब ये क्या मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लें। अब हम इक्वेशन ट्राई करें 1 को ऊपर रखें और 4 को नीचे रखें तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू तो 1 है ये वाली इक्वेशन, और R4 क्या आया 1/16 हो, तो 16 कहां जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 16। तो रेशियो क्या आया, R1 इक्वल्स टू 16 R4 या R1/16 इक्वल्स टू R4, दोनों सही हैं। तो क्या कह सकता हूं कि जो नई रेट ऑफ रिएक्शंस आएगी, जो नई R4 जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगी वो इनिशियल जो पहले रेट थी उसका 1/16 होगी। ये हमारे पास हो गया। ध्यान रखना कंसंट्रेशन चेंज करने पर, वॉल्यूम चेंज करने पर कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है। ये तो हुआ हमारे पास दूसरा एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो थोड़ा इससे अलग है इसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, और वो क्या है, वहां हमें रेट लो दिया हुआ होगा लेकिन उनकी पावर दी भी नहीं होगी। पावर की जगह हमें कुछ डाटा दिया हुआ होगा और हमें उसी डाटा के बेसिस पर क्या काम करना है, उस रिएक्शंस को सोल्व करना है। थर्ड एग्जांपल में क्या है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा है। थर्ड एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, रेट लो गिवन है। क्या है, K A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा, C की पावर गामा, और हमें क्या कह दिया यहां पर, ओवरऑल ऑर्डर जो है वो हमें दे दिया है यहां पर 2, और हमसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट अल्फा बीटा एंड गामा, और इसके लिए हमें कुछ हेल्प की गई है। फर्स्ट हेल्प इन्होंने क्या, वो डाटा दिया है कि यदि A की कंसंट्रेशंस को डबल कर दें तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो 4 टाइम्स हो गया है। फिर एक और क्या कहा गया कि A एंड B दोनों की कंसंट्रेशंस को डबल कर दें तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो कितना हो गया है, वो डबल हो गया है। डबल का मतलब 2 टाइम्स हो गया है। और हमें ये सारा क्वेश्चन है और हमें एक्स अल्फा बीटा गामा को कैलकुलेट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, इसको R1 मान लेते हैं कि A की पावर क्या है अल्फा, B की पावर क्या है बीटा और C की पावर क्या है गामा। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अब सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड क्या कह रहा है कि A का क्या कर दें, डबल कर दें। तो यहां मैं इसे R2 लिख रहा हूं, K का K लिखूं, A को मैं क्या कर दूं 2A कर दूं, और यहां पावर क्या है अल्फा है, बीटा में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, B में कोई चेंजेस नहीं है, C में भी कोई चेंजेस नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम लिख देंगे, इसको हम सोल्व कर लेते। तो यहां क्या करूं मैं, K को K ही लिख दूं, यहां क्या कर दूं मैं, चलो इसे इक्वेशंस 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशंस 1 और 2 का क्या निकाल रहे, रेशियो निकाल रहे हैं। उससे पहले इसकी लैंग्वेज क्या है, A को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया है, इनिशियल का 4 टाइम्स। तो R2 की बराबर मैं यहां क्या मेंशन कर दूं, R2 बराबर 4R1। तो ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो 4 टाइम्स हो गया है, किसका, इनिशियल का। तो जो नया R2 आएगा वो 4R1 आएगा। तो यहां क्या लिख दें, 4R1 इक्वल्स टू K 2A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा और C की पावर जो है वो गामा ही है। फिर इसको हटा देते हैं यहां से, ये इक्वेशन 2 नहीं है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशंस 1 और 2 में कंपेयर करते हैं। क्या काम करें, सिंपल सा है, इक्वेशंस 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से। तो यहां क्या है R1, 4R1 को R1 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 4। K से K इनको करना है, तो K से K क्या हो गया,
कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हुआ, 2 की पावर क्या बची हुई है, अल्फा बची हुई है। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर अल्फा इक्वल्स टू 4, तो 2 की पावर अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई है। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है यहां पर ये 2 है, यानी ये जो रिएक्शंस है इसका जो ऑर्डर है ए के रेस्पेक्ट में वो सेकंड ऑर्डर है। अब आते हैं, ये पहला तो हमारे पास हो गया, अब आते हैं सेकंड पेज के, क्या कह रहा है, ए एंड बी दोनों को डबल कर दिया गया हो तो रेट ऑफ रिएक्शंस कैसा हो गया है, डबल हो गया है। तो अब हम यहां पर इसको सोल्व करते हैं सेकंड वाले को, तो यहां क्या कह रहा है, ये R3 है, क्या कर रहा है यहां पर, K का K, A और B दोनों को डबल कर देते हैं, तो A का क्या कर दें 2A पावर अल्फा, B का क्या कर दें 2B पावर बीटा, C में कोई चेंजेस नहीं है तो गामा की गामा। इसको सोल्व करने पर क्या होगा, अब एक और क्या काम करता हूं, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जाता हूं, A और B दोनों को डबल करने पर रिएक्शंस का जो रेट है वो डबल हो रहा है, यानी यहां R3 जो है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, किसका, R3 और R1 में रिलेशंस क्या होगा कि जो R3 है वो डबल है किसका, R1 का, ये रिलेशंस है। दोनों को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो पहले था उसका डबल कर देंगे तो R3 आ जाएगा हमारे पास, तो R3 इक्वल्स टू 2R1, तो जहां R3 है वहां क्या लिख दूं मैं, 2R1 इक्वल्स टू K 2A की पावर अल्फा 2B की पावर बीटा C में की पावर गामा। अब हमें मालूम है कि हमने यहाँ अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, वो कितनी आई थी, 2 आई थी, तो यहां मैं इस अल्फा की पावर को शो कर देता हूं, 2A की पावर 2, 2B की पावर बीटा और C की पावर क्या है, गामा है। अब एक और काम, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमें मालूम है कि A की अल्फा की वैल्यू 2 है तो A की पावर भी 2 रहेगी। अब इक्वेशंस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3, और 3 और 2 का क्या, 3 और 1 का क्या निकाल लें, रेशियो निकाल लें, 3 और 1 यानी R3 वाली इक्वेशंस और R1 वाली, 3 की जगह भी ये है, तो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या आएगा, इसका लेना है और इसका रेशियो लेना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे यहां पर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देता हूं 2R1 को R1 से, यहां क्या लिख दूं मैं, K का K और A की पावर अल्फा की जगह मैं 2 लिख देता हूं क्योंकि हमें मालूम है अल्फा की वैल्यू 2 है, 2B की पावर बीटा है, तो यहां 2B तो है निकल, B की पावर बीटा है और यहां C की पावर क्या है, गामा है। अब ये इसको हम सोल्व करते हैं, तो R से R कैंसिल, यहां क्या बचा, केवल 2, K से K चला गया, A की पावर 2 से A की पावर 2 चली गई, लेकिन यहां क्या बचा, 4 बचा, B से B की पावर बीटा बीटा सब कैंसिल, तो यहां क्या बचा, 2 बचा, 2 की पावर क्या है, बीटा है और बीटा बीटा क्योंकि हमें मालूम नहीं है और C दोनों में सेम है तो ये C पूरा का पूरा कैंसिल हो गया है, तब यहां बचा 2 इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 की पावर 2 ऐसे लिख देता हूं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर बीटा। अब यहां क्या लिखूं, 2 की पावर 2 प्लस बीटा, दोनों का बेस सेम है तो 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 2। अब बताओ कि 2 की पावर 2 प्लस बीटा है और हम यहां क्या रखें कि आंसर्स 2 आ जाए, मान लो मैं इसको ऐसे रख दूं, 2 की पावर 2 प्लस बीटा और बीटा को एक बार 1 मान लूं तो 2 की पावर 3, आंसर्स क्या आएगा 8, लेकिन यहां तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सेकंड में मैं क्या काम करूं, बीटा की वैल्यू को -1 मान लूं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 -1 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 और आंसर्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और हमारे आंसर्स क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर बीटा की वैल्यू होगी -1, तो हमने अल्फा की वैल्यू क्या निकाली 2, बीटा की वैल्यू क्या आई -1। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है 2, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है -1 और हमें क्या मालूम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों का सम क्या है 2 है, क्योंकि ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है 2, तो हम अब क्या काम करें, अल्फा की वैल्यू को 2 पुटअप कर दें, बीटा की वैल्यू को -1 पुटअप कर दें, गामा इक्वल्स टू 2, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी 1।
चलें, तो हमने क्या निकाल लिया, अल्फा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ये नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल था क्वेश्चंस का, ये वो है। अब इसके बाद जो आते हैं उसमें हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के डाटा दिए हुए होते हैं और उस डाटा के बेसिस पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। लगभग इन्हीं के जैसा है। तो हम हमारे अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। इसको हटा देता हूं। अगला एग्जाम्पल भी देखें, स्ट्रिप आपके बॉटम पे आ गई होगी। वहां देखो एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल में हमें क्या दिया हुआ है, अलग अलग डाटा दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हम इस टेबल को ढंग से एक बार ऑब्जर्व करें क्या है टेबल के अंदर। अब आप देखें आपकी पूरी स्क्रीन पे जो है ये क्वेश्चंस आ गया है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज मैं यहां से एक बार पढ़ लेता हूं और फिर हम चेक करते हैं क्या होने वाला है। इस क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे। द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शंस 2a प्लस बी एरो c प्लस डी। फिर टेबल दी हुई है। टेबल में 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के डाटा दिए हुए हैं। उसके आगे क्या करना है, डिटरमाइन द रेट लो एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं क्या काम करता हूं, आपको पहले समझाता हूं इसे सोल्व कैसे करेंगे। पहला काम, जो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उनकी सभी की एक एक इक्वेशंस बना लेंगे। 1 2 3 4 इन चारों की एक एक इक्वेशंस बनेगी। फिर हम इन चारों इक्वेशंस में से किन्हीं भी 2 इक्वेशंस का रेशियो निकालकर अल्फा निकालेंगे और फिर किन्हीं 2 का रेशियो निकालकर बीटा निकाल लेंगे। अब हमें यह मालूम हो कि हमें कौन सी 2 इक्वेशंस का रेशियो निकालना है। तो इस टेबल को आप चेक करें। इस टेबल में चारों एक्सपेरिमेंट्स में वो 2 एक्सपेरिमेंट चूज करें जहां ए की कंसंट्रेशन तो सेम है, बी की चेंज हो गई है। तो आए आप सेकंड और थर्ड को चेक करें। सेकंड और थर्ड में ए की कंसंट्रेशन 0.3 सेम है, लेकिन बी की जो कंसंट्रेशन है एक में 0.2 है, एक में 0.4 है। तो हम इन दोनों एक्सपेरिमेंटल डाटा का रेशियो निकालेंगे। तो जो वैल्यू सेम है उसकी पावर नहीं आएगी, तो जो डिफरेंट है उसकी पावर आ जाएगी। तो यहां डिफरेंट कौन है, बी। तो बी की पावर हम क्या मानेंगे, बीटा। तो यहां बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या काम करेंगे, 2 ऐसी इक्वेशंस ढूंढेंगे जहां बी तो सेम हो लेकिन ए अलग अलग हो। तो ऐसे कौन है, डाटा नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 को चेक करें। बी दोनों का सेम है 0.1, लेकिन ए में 1.1 है और फोर्थ में बी जो ए है वो 0.4 है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, बी की पावर नहीं आएगी, ए के पावर की वैल्यू जो है, जो अल्फा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम अब आप स्क्रीन पे आ जाएं और ये जो क्वेश्चन है आपके बॉटम पर बना रहेगा, ये टेबल आपके बॉटम पे बनी रहेगी। इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आगे चलता हूं। तो सबसे पहला काम क्या करूं, मैं 4 इक्वेशंस लिख लेता हूं। तो यहां क्या लिखूं, एक्सपेरिमेंट वाला जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस में फर्स्ट क्या बना दूं, R1 क्या है, फर्स्ट डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग R1 नहीं आएगा, फर्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस क्या बनेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शंस कितना है, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू K। उसके बाद A कितना है 0.1 और की पावर क्या मान लें हम लोग यहां पर अल्फा, और B कितना है 0.1 की पावर क्या है बीटा। ये हमारे पास इक्वेशंस 1 हो गई। और हमें क्या मालूम है कि इक्वेशंस ऐसी आएगी, रेट इक्वल्स टू K, A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। हमें इस अल्फा और बीटा को मेजर कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, रेट लो आ जाएगा। ये इक्वेशंस 1 हो गई हमारी। सेकंड में क्या है, 7.2 इंटू 10 की पावर -2 है इक्वल्स टू K 0.3 की पावर अल्फा और यहां है 0.2 की पावर बीटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। थर्ड हमारे पास क्या है, 2.88 इंटू 10 की पावर -1 है इक्वल्स टू K, A की पावर है 0.3 की पावर अल्फा और ये है 0.4 की पावर बीटा। ये इक्वेशंस 3 हो गई। और लास्ट इक्वेशंस क्या है, 2.4 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू K, A की पावर 0.4 अल्फा और B की पावर 0.1 बीटा। ये इक्वेशंस नंबर 4 हो गई हमारे पास। अब हमें क्या काम करना है, चेक करना है किन किन का रेशियो लें। तो फर्स्ट में देखें 0.1, 0.3, 0.3 इन दोनों का रेशियो ले लो। इन दोनों का रेशियो लेंगे
तो इन दोनों में क्या है, बी सेम है, ए सेम है, बी अलग अलग है। अब फिर यहां पर क्या दिमाग लगाना है, इन दोनों में इनकी पावर सेम करो, तो यहां -2 है, यहां -1 है, तो मैं इसको क्या कर दूं, तो 2.8 की जगह क्या लिख दूंगा, 28.8। तो ये वैल्यू जो है 28.8 करूंगा, यहां 7.2 है, तो 28 ज्यादा है, 7.2 कम है, तो मैं जो ज्यादा वैल्यू है उसको ऊपर रखूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड क्या करना है, इक्वेशंस थर्ड को डिवाइड कर देना है इक्वेशंस 2 से। तो क्या वैल्यू आ रही है, इक्वेशंस थर्ड की वैल्यू ये रही 28.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10 की पावर -2। उसके बाद यहां क्या है, के 0.3 की पावर अल्फा और 0.4 की पावर बीटा। यहां क्या है, के 0.3 की पावर अल्फा और 0.2 की पावर बीटा। अब चेक करें क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, 7 पॉइंट ये इससे कैंसिल हो गया, 7.2 तो यहां आएगा 4 इक्वल्स टू के से के गया, तो यहां क्या 0.3 की पावर अल्फा 0.3 की, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचा 0.4, यहां 0.2, तो इसको क्या करें 2 लिख दूं, 2 की पावर बीटा, बस आंसर आ गया बीटा का। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई है। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, बीटा की वैल्यू। अब हमने किसकी आ गई, बीटा की। अब हम अल्फा की चेक करते हैं, तो अल्फा की चेक करनी हो तो हमें क्या, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें वो दो डाटा लेने हैं जहां ये ए की कंसंट्रेशन अलग हो लेकिन बी की सेम होनी चाहिए। ये रहा 0.1 0.1, इसके रेस्पेक्ट में यहां 0.4 है, यहां 0.1 है, तो रेशियो किनका ले लिया हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। अब थोड़ा सा दिमाग कहां लगाते हैं, किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये 2.4 इंटू 10 की पावर -2 है, यहां 10 की पावर -3 है, तो जब मैं यहां -3 करना चाहूं तो यहां इस पॉइंट को हटा दूंगा, तो यहां 24 हो जाएगा, तो यहां 24 है, यहां 6 है, तो 24 ज्यादा है, तो क्या करूंगा मैं इक्वेशन 4 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन 1 से। तो यहां मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 4 हमारे पास ये रही 24 इंटू 10 की पावर -3, पूरा लिख देता हूं इसी को मैं, के 0.4 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा। डिवाइड किससे करूं मैं, 6 से, 6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू, यहां के आ जाएगा 0.1 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा। अब क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, ये 6 है, 24 है, तो यहां क्या आ गया 4, के से के कैंसिल हो जाएगा, 0.1 की पावर बीटा बीटा ये सब कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गए, तो यहां क्या बचा 0.4 और यहां क्या बचा 0.1, तो क्या आया 4 की पावर अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या रखे कि आंसर 4 आ जाए, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। यहां से क्या कैलकुलेट हो गया अल्फा, यहां से क्या हो गया बीटा, तो रेट लो क्या हो गया हमारे पास, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 2 ए की पावर 1, अल्फा की वैल्यू 1 है, ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ये हमारे पास आ गया इसका रेट लो। तो इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहला क्या था, डिटरमाइन द रेट लो, रेट लो तो हमें मेजर हो गया, फिर था रेट कांस्टेंट मेजर करें। तो इन चारों वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को ले लें, मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को ले लेता हूं, ये रेट ऑफ रिएक्शंस हो गया, के हमें मेजर करना है 0.1, तो इसको सोल्व करें। रेट हमारे पास कितना है, मैं क्या मेजर कर रहा हूं अब के, तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन 6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू के मेजर करना है 0.1 की पावर 1, 0. यहां भी 1 ही है, 0.1 की पावर 2 सोल्व करें, तो यहां 0.1, इसको ऐसे लिख देता हूं कि 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -2, यहां है 6 इंटू 10 की पावर -3, तो यहां पर भी -3 है, यहां पर भी -3, तो यहां क्या बचा 6 इंटू 6 इक्वल्स टू के, यानी के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के की वैल्यू आ गई है 6। अब पीछे यूनिट लगाएं, ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर है इसका 3, और थर्ड ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा है यूनिट का फॉर्मूला क्या था, मोल, इंडिया, लीटर
इंडिया का उल्टा सेकेंड इनवर्स, या n क्या है, ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना है इसका 1 - 3 लीटर 3 - 1 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा मोल -2 लीटर की पावर 2 सेकेंड इनवर्स। या हमें K की वैल्यू निकालने के बाद इसकी क्या लिखनी पड़ेगी पीछे यूनिट, तो क्या हो जाएगा 6 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये हो गया हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई है। और हमने क्या सोल्व कर लिया है, ये न्यूमेरिकल। अब इसी तरह से एक छोटा सा न्यूमेरिकल एक और है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। देखें फिर आपके सामने एक ये लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर आपके सामने देखिए एक टेबल आ रही है। इस टेबल को ढंग से चेक करें आप, सेम क्वेश्चन है जो अभी वाला आया था। इसमें आप यदि इस टेबल को चेक करेंगे, मुझे बोर्ड पे कुछ लिखने की जरूरत होगी, लगेगा नहीं मुझे बोर्ड पे कुछ लिखना है, ये ऐसे ही हो जाएगी। द रिएक्शंस बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blanks in the following table. तो मुझे रेट लो तो लिखना ही पड़ेगा। क्या है रेट लो, A के रेस्पेक्ट में तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, तो ये रेट लो लिख देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर है A के रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है, तो यहां पहले समझ लें कि ए की कंसंट्रेशंस डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस डबल हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा, और बी की कंसंट्रेशंस चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। अब देखें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में डाटा देखें, वो 0.1 और रिएक्शंस है 2 × 10 की पावर -2। अब आए सेकेंड केस में क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो डबल हो गया है, तो हमें मालूम है बी की कंसंट्रेशंस पर रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर जीरो है और यहां रेट क्या हुआ है, डबल हो गया है। तो तभी हो सकता है जब हमने ए की कंसंट्रेशंस को डबल कर दिया हो। तो पहले कितनी थी 0.1, अब कितनी हो जाएगी 0.2। तो जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वहां फर्स्ट में आएगा 0.2, सेकंड में, इसके थर्ड में आए। थर्ड में क्या काम किया है, ए की जो पहले कंसंट्रेशन थी वो 0.1 थी पहले एक्सपेरिमेंट में, और यहां 0.4 करने का मतलब है 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो रेट भी क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन पे तो रेट डिपेंड करता नहीं है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो रेट था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा थर्ड में, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स का मतलब 8 × थर्ड में आ जाएगा 8 × 10 की पावर -2, जो भी साथ में इसके यूनिट है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट हमारे पास है यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, और थर्ड जो है, थर्ड में क्या हुआ है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शंस दे दिया है 2 × 10 की पावर -2 ही है, और बी कितना कर दिया है 0.2, और हमें मालूम है बी के कंसंट्रेशंस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए कितना है उतना ही है जितना पहले एक्सपेरिमेंट में था, तो फोर्थ में क्या होगा 0.1। ये ए की कंसंट्रेशन है, ये की कंसंट्रेशन है, और ये रेट है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सरसाइज में हैं या आपके पास जो प्रॉब्लम शीट है उसके अंदर होंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको सब कुछ ठीक ठाक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।